तो दोस्तों क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने आपको पुष्प के डायग्राम से सब कुछ, पुष्प के सभी भागों के बारे में, पुष्प के कार्य के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम उसका देखने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस पे आपको सब कुछ डिटेल से समझाया जाता है, आपको बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपने इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ लिया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो एग्ज़ाम में, और आप जो भी प्रश्न आएंगे उनको अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि निषेचन पूर्व संरचनाओं से क्या अभिप्राय है। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या होती है और पुष्पी पादपों के नर एवं मादा जननांगों में निषेचन पूर्व संरचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न को समझेंगे सबसे पहले कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। देखिए, तो निषेचन पूर्व संरचनाओं से क्या अभिप्राय है, हमें बताना है कि निषेचन से पूर्व जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है। और जो पुष्पीय पादप, पुष्प वाले पादप होते हैं, जिन पादपों में पुष्प लगते हैं, उनके नर एवं मादा जननांगों में निषेचन पूर्व संरचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नर और मादा जननांग वाली निषेचन पूर्व संरचनाओं को हमें बताना है। तो आंसर किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, आंसर में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमसे पूछा गया है कि निषेचन पूर्व संरचनाओं से क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में ही लिखेंगे हम कि निषेचन पूर्व संरचनाएं पहले तो होती क्या है, उसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है, पुष्पी पादपों में निषेचन से पहले विकसित होने वाली संरचनाओं एवं घटनाओं को सामूहिक रूप से, ठीक है, जो पुष्प वाले पादप होते हैं उसमें निषेचन से पहले जो भी संरचनाएं बनती हैं और जो भी घटनाएं होती है उनको क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व संरचनाएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आवृत बीजी पुष्पी पादपों में नर जननांग में निषेचन पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर नर की और मादा की जो निषेचन से पूर्व जो संरचनाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि नर में निषेचन से पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं विकसित होती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है और वो क्या होता है, संरचनाएं बनाता है। ठीक है, निषेचन से पूर्व की संरचना है जो नर में होती है। अगला है लघु बीजाणुधानी या परागकोश। या परागकोश भी किससे, निषेचन से पूर्व ही बन जाता है। निषेचन होने से पूर्व ही परागकोश या लघु बीजाणुधानी भी बन जाती है। अगला है परागकण। ठीक है, और परागकण भी निषेचन से पूर्व ही बनते हैं। परागकण ही तो निषेचन जाकर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, निषेचन से पूर्व की संरचना हो गई। ठीक है, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक भी क्या होंगे, निषेचन से पूर्व ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर नर की बात हो गई, अब मादा की बात करते हैं। तो देखिए आवृत बीजी या पुष्पीय पादपों में मादा जननांग में निषेचन से पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं। ठीक है, निषेचन से पूर्व जो संरचनाएं बनी होती हैं, मादा में बनती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पर पहला है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर या इसे अंडक भी कहते हैं। अगला है बीजांड। बीजांड या फिर इसे गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अगला है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश। ठीक है, यहाँ पर जैसे मनुष्य में भ्रूण होता है वैसे यहाँ पर भी भ्रूणकोश होता है। ठीक है, या फिर इसे मादा युग्मक और अंडाणु ये भी पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है कि हमारा कि एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ और उसका वर्णन करो। प्रारूपिक पुंकेसर क्या होता है, प्रारूपिक पुंकेसर होता है जो पहले बनता है, स्टार्टिंग का होता है, उसे कहते हैं प्रारूपिक पुंकेसर। ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया था कि पुंकेसर क्या होता है, वो नर भाग होता है। तो नर भाग के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर या फिर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना, जो प्रारूपिक पुंकेसर होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रारूपिक पुंकेसर पुष्पी पादपों का नर जननांग होता है। यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जो प्रारूपिक पुंकेसर है वो पुष्पी पादपों का नर जननांग भाग होता है, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। पुंकेसर को और क्या कहते हैं, लघु बीजाणु
बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि यह लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है। जो पुंकेसर क्या होता है, लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको लघु बीजाणु पर्ण भी कह देते हैं पुंकेसर को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन या पुष्पदल से पुतंतु, योजी एवं परागकोश के रूप में होता है। तो पुंकेसर का निर्माण किससे होता है, पुष्पासन से या पुष्पदल के पुतंतु, योजी और परागकोश के रूप में। ठीक है, पुष्पदल, पुतंतु, योजी और परागकोश के रूप में होता है। पुंकेसर का निर्माण किसके रूप में होता है, पुष्पासन, पुष्पदल, पुतंतु, योजी एवं परागकोश के रूप में। यह इसका मतलब है कि दोनों संरचनाएं एक जैसी होती हैं, आपस में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पुंकेसर है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, तंतु डंठल। ये तंतु डंठल क्या होता है, जो नीचे की तरफ लगा हुआ भाग होता है, पुष्प में नीचे की तरफ जो लगा हुआ भाग होता है उसे ही कहते हैं तंतु डंठल। ठीक है, उससे ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे पुतंतु, जो ये हिस्सा है लंबा वाला, ये इसको पूरे को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, इसको बोलेंगे पुतंतु। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा है योजी। योजी क्या होता है, जो क्या करता है, परागकोश को और पुतंतु को जोड़ता है। योजी का मतलब होता है जोड़ना, इसलिए ये वाला भाग क्या है, योजी। और इसके बाद वाला भाग क्या है, यहाँ पर परागकोश, जिसमें परागकण होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही परागकण बनते हैं या फिर पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम कि पुतंतु क्या होता है। ठीक है, पुतंतु क्या होता है, पुतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, पुतंतु या फिर फिलामेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम कि क्या होता है। यह पतली, लंबी, धागेनुमा या डंठलनुमा संरचना होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पतली है और डंठलनुमा या धागेनुमा संरचना है। ठीक है, पुतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। इसका समीपस्थ सिरा है तो किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन। ठीक है, ये पुष्पासन से जुड़ता है, इसके आसपास में पुष्पासन होते हैं, पुष्पासन के अंदर पाया जाता है। या फिर पुष्पदल, यहाँ पर क्या होती है, पुष्पदल या पुष्प की पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। ठीक है, और अगला है हमारा योजी। योजी क्या होता है, तो देखते हैं। पुतंतु का दूरस्थ सिरा परागकोश से जिस संरचना या ऊतक द्वारा जुड़ा होता है उसे योजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो योजी क्या कर रहा है, परागकोश को और किसको, पुतंतु को जोड़ता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और योजी बंध्य ऊतक होता है। योजी क्या होता है, बंध्य ऊतक होता है। इसका मतलब क्या है, बंध्य ऊतक का मतलब क्या होता है, बंध ऊतक का मतलब होता है कि यह नर का वह भाग नहीं है जो कि निषेचन में काम में आए, इसलिए इसको बंध कहा गया है। ठीक है, और अगला देखते हैं हम परागकोश। परागकोश क्या होता है, तो देखिए पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित द्विपालित घुंडीनुमा एवं जननक्षम संरचना को परागकोश कहते हैं। जो पुंकेसर के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपर ही ऊपर जो संरचना होती है द्विपालित या फिर घुंडीनुमा, उसे परागकोश कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये संरचना है वो द्विपालित है, एक पाली ये रही, ठीक है, और एक पाली ये रही। यह द्विपालित संरचना है और घुंडीनुमा, ये यहाँ पर ऐसे घुंडीनुमा है पूरी। ठीक है, इसलिए इसको घुंडीनुमा और द्विपालित संरचना बताया गया है, इसे ही कहते हैं हम परागकोश। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो परागकोश है उसका आवृत बीजियों में विकास कैसे होता है। परागकोश है वो कैसे बनता है, आवृत बीजियों के अंदर परागकोश किस प्रकार बनता है, उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आवृत बीजियों में परागकोश का विकास, आवृत बीजियों में परागकोश का विकास किस प्रकार होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि पुष्पीय पादपों में परागकोश का निर्माण एक से अधिक बीजाणु की कोशिकाओं द्वारा होता है। जब परागकोश का निर्माण किससे होता है, जो एक से अधिक बीजाणु कोशिकाओं द्वारा होता है, एक से अधिक बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करती है, परागकोश का निर्माण करती है। यहाँ पर मैंने बताया था दो पालीनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, वो उसमें क्या होते हैं, बीजाणु। ठीक है, इसलिए इसे यूस्पोरोनजिएट, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूस्पोरोनजिएट प्रकार या सत्य बीजाणु धानियाँ प्रकार भी कहते हैं। सत्य बीजाणु धानियाँ मतलब इसके अंदर बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं, रियल में पाई जाती है, इसलिए इसको बोल दिया सत्य बीजाणु धानियाँ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। परागकोश लघु बीजाणु
धानी का रूपांतरण होता है। जो परागकोश किसका बनता है? लघु बीजाणु धानी का ही बनता है। जो लघु बीजाणु धानी है वो बाद में विकसित होकर परागकोश का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम कि प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में परागकोश बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। जो सबसे पहले क्या होता है, परागकोश है वो बाहरी त्वचा से किससे अविभेदित होता है? जो बाहरी त्वचा है उसके चारों ओर नहीं पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या होती है, बाहरी त्वचा नहीं पाई जाती है परागकोश में। ठीक है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसमें बाहरी त्वचाएं नहीं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इसमें परागकोश में कब होती है? स्टार्टिंग में जब प्रारंभ होता है, बनना प्रारंभ होता है तो बाहर की त्वचा नहीं होती है और बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो विभेदित होती नहीं हैं। यह सेल्स लगातार विभाजित होकर 4 कोनों वाली संरचना बनाती हैं। जो ये सेल्स होती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, और 4 कोनों वाली संरचनाएं बनाती है। 4 कोनों वाली संरचनाएं कैसे बनाती हैं देखते हैं। प्रत्येक कोने की संरचना को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जो प्रत्येक कोने की जो संरचना है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? लघु बीजाणु धानी कहेंगे। इनके मध्य योजी का निर्माण होता है। ठीक है, इनके मध्य जो लघु बीजाणु धानी होती है, इनके मध्य किसका निर्माण होता है? योजी का, जो कि किसको? पुतंतु को और किसको? परागकोश को जोड़ता है। ठीक है, योजी क्षेत्र में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जो योजी क्षेत्र होता है उसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? परागकोश में जल और खनिज लवणों का आदान प्रदान करते हैं। कौन? संवहन ऊतक। इस प्रकार एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। तो जो 4 कोने बने थे वो किस में बन जाते हैं? लघु बीजाणु धानी बन जाते हैं। इसलिए एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियाँ हो गई? 4 लघु बीजाणु धानियाँ हो गई। जो प्रत्येक परागकोश पाली में 2-2 होती है। जो द्विपालित संरचना थी उसमें क्या थी? वो 4 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पालियों में 2-2 पाई जाती हैं। दोनों पाली में 2-2 होंगी तभी तो 4 हो गई। ठीक है, चतुष्कोणीय संरचनाओं के रूप में होता है। अतः एक प्रारूपिक कोश परागकोश द्विपालित एवं चतुष्कोणीय संरचना के रूप में होता है। तो क्या हुआ कि जो एक परागकोश है उसमें 2 पालियाँ होती है और चतुष्कोणीय संरचनाएं होती हैं, 4 कोणीय संरचनाएं होती है और उनमें लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर पराग फूट बन जाती है। ठीक है, जो आगे क्या होगा कि लघु बीजाणु धानी जब विकसित होगी तो वो किस रूप में बन जाएगी? पराग फूट। ठीक है, बन जाती है। परागकोश के अनुलंबवत विस्तृत होती है। परागकोश है उसके लंबवत स्थित होती है, मतलब लंबवत बनती है, उसके समानांतर नहीं, लंबवत। ठीक है, जैसे लंबवत का मतलब होता है उसके आड़ी बनती है। ठीक है, आड़ी मतलब समझ रहे होंगे आप। इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है, जो ये लघु बीजाणु धानियाँ होती है इनमें क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं विकसित होती है। जो लघु बीजाणु धानियाँ होती है उनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो कि छोटे से को बनाती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु धानियों का निर्माण करती है। जो क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद क्या बनाती है? पराग कणों का निर्माण करती है। परागकोश में क्या बनेंगे? पराग कण। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं कि जो पराग कोश है, पराग का मतलब होता है जो पराग कण है और कोश का मतलब होता है जो बनते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको एक बात बताता हूँ मैं। जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे, उनके क्या होते थे कि शाही खजाना या शाही कोष कहते थे उसको, जो खजाने को जहाँ पर रखते थे उसको कहते थे कि जो शाही खजाना है उसको, मतलब किसी को जैसे पैसे दिए जाते थे तो कहते थे कि हमारे कोष से या खजाने से उसको दे दिया जाए। इसलिए ये यहाँ पर सभी स्थित रहते हैं, इसलिए इसको परागकोश कहते हैं। परागकण परागकोश में स्थित होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और 4 लघु बीजाणु धानी पालियाँ होती हैं और उनमें 4 लघु बीजाणु धानियाँ बनती हैं। ठीक है, और लघु बीजाणु धानियों में क्या होते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनसे ही क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा कि लघु बीजाणु धानी भित्ति क्या होती है, या फिर इसको बोलते हैं पराग धानी भित्ति क्या होती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक अधस्थ त्वचीय भित्ति होती है जो निम्न 4 परतों में
बनी होती है। ठीक है, जो ये क्या होती है, एक त्वचीय भित्ति होती है जो कितनी 4 परतों में विभक्त होती है। कितनी परतों में? 4 परतों में। अब 4 परतें कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि बाह्य त्वचा, इससे क्या बोलते हैं, अधिचर्म भी बोलते हैं, फिर बाह्य स्तर या फिर एपिडर्मिस भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। यह लघु बीजाणुधानी को सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। जो बाह्य त्वचा होती है वो क्या होती है, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत होती है, जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है वो परत होती है। ठीक है, यह एक कोशिकीय मोटी कोशिकाओं की एकल परत होती है। ये एक कोशिकीय होती है। ठीक है, और क्या करती है, ये कोशिकाओं की मोटी परत होती है, एकल ही मोटी होती है, मतलब सबसे बाहरी होती है। ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आगे हम इसके कार्य भी देखेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा अंतस्थीयम या एंडोस्थीसियम। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसे अंतस्थ त्वचा या फिर अंतस्थ स्तर भी कहते हैं। देखिए, एंडोस्थीसियम, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, स्थीसियम मतलब परत, अंदर की परत। ठीक है, वो बाहरी परत थी, ये अंदर की परत है। अंदर की परत मतलब ये सबसे बाहरी थी और उसके अंदर की पाई जाएगी, बाहर की के जो जस्ट अंदर होगी उस परत को कहते हैं अंतस्थीसियम। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा कि यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित दूसरी परत होती है। मैंने अभी बताया आपको कि जो बाहरी त्वचा है उसके अंदर की तरफ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि बाहरी त्वचा के नीचे स्थित होती है। त्वचा में सबसे बाहरी, फिर उसके बाद की। ठीक है, यह प्राय बड़ी और आयताकार कोशिका की एकल परत होती है। ये क्या होती है, साइज में बड़ी होती है और क्या होती है, आयताकार होती है। कैसी संरचना होती है, आयताकार होती है। केजोल बंधस्त्व पाए जाते हैं। जो इसकी आंतरिक सतह पर किसकी रेशेदार पट्टियाँ बनती है, सेल्यूलोज की। अंदर की सतह पर सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियाँ बनती हैं और अरीय भित्ति में केलोज बंधस्त्व पाए जाते हैं। ठीक है, अरीय भित्ति क्या होती है, डायग्राम में हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन रेशेदार स्थूलनों की उपस्थिति के कारण अंतस्थ त्वचा आर्द्रताग्राही प्रकृति की हो जाती है। और इन रेशेदार स्थूलों की उपस्थिति के कारण जो अंदर की त्वचा होती है वो क्या होती है, आर्द्रताग्राही। आर्द्रता मतलब इसमें नमी आ जाती है। ठीक है, जो रेशेदार स्थूलों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसके अंदर की जो परत होती है उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। ठीक है, और परागकोश स्फुटन में सहायक होती है। इसकी वजह से ही क्या होता है, परागकोश स्फुटन होता है। मतलब नमी होगी तो परागकोश स्फुटन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अंतस्थ त्वचा में कुछ स्थानों पर रेशेदार पट्टियाँ और केजोल बंडल्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जो अंतस्थ त्वचा में कुछ स्थानों पर जो अंदर की त्वचा होती है उसमें हमने देखा था कि रेशेदार पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्थानों पर क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। जो पट्टियाँ होती है वो कुछ स्थानों पर उपस्थित होती है और कुछ स्थानों पर अनुपस्थित होती हैं। इन स्थानों को स्टोमियम कहते हैं। जो रिक्त स्थान होते हैं उनको क्या कहेंगे, स्टोमियम कहेंगे। इन्हीं स्टोमियम से परागकोश को स्फुटन होता है। जो ये हैं जो स्टोमियम है, इनकी वजह से ही क्या होता है, परागकोश स्फुटन होता है। ठीक है, तो ये सब आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। जब मैं डायग्राम समझाऊंगा आपको तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा मध्य परत। मध्य परत क्या होती है ये देखते हैं हम। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, यह क्या होता है, देखिए, यह अंतस्थीसियम के नीचे अंदर की ओर सजीव मृदुतकीय सेल्स की 1 से 3 परत मोटी होती है। ये कहाँ पर होती है, अंतस्थीसियम के नीचे। ठीक है, अंतस्थीसियम के नीचे सजीव और मृदुतकीय सेल्स की, ठीक है, सजीव और मृदुतक कोशिकाएं होती है। जो सजीव मृदुतक कोशिकाएं होती है उनकी एक परत होती है, 3 परत की मोटी। ठीक है, 3 परतीय मोटी परत होती है। जो 3 परत होती है ना, उतनी मोटी एक ही परत होती है। कौन सी परत, मध्य परत होती है। इसके द्वारा भोजन संग्रहण किया जाता है। जो मोटी परत होती है तो ये क्या है, थोड़ी मोटी है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, भोजन का संग्रहण या भोजन को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, यह अल्पकालीन या अल्पजीवित परत होती है। अल्पकालीन मतलब यह थोड़े समय के लिए जीवित रहती है, क्योंकि
इसके खाद्य पदार्थों को टेपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये खाद्य पदार्थ है उसको इकट्ठा करती है या फिर इकट्ठा रखती है, तो क्या करता है, टेपिटम होता है। टेपिटम क्या होता है देखते हैं, आगे देखेंगे। मैं टेपिटम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको आगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। आगे आप बने रहिए और वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो थोड़ी सी भी समझ आ रही होती है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो क्या करता है वो टेपिटम होता है, वो क्या करता है उस खाद्य पदार्थों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद ये अल्पकालीन हो जाती है, जो मध्य परत होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि ये सिर्फ थोड़े से समय के लिए होती है। खाद्य पदार्थ को अवशोषित किया और अवशोषित करने के बाद में क्या करता है, टेपिटम है उसको अवशोषित कर लेता है। किसको, खाद्य पदार्थ को उसने अवशोषित कर लिया, तो फिर क्या होगा, मध्य परत नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अतः परिपक्व परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित होती है, ठीक है। जब परागकोश बनता है तब तो ये परत उपस्थित होती है। उसके बाद में क्या करती है, ये परत क्या करती है, खाद्य पदार्थ को अवशोषित करती है। अब खाद्य पदार्थ को अवशोषित करने के बाद कुछ दिनों या कुछ समय के बाद क्या करता है, उस खाद्य पदार्थ को टेपिटम अवशोषित कर लेता है। और टेपिटम अवशोषित करने के बाद वो क्या, ये मध्य परत नष्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो पाई जाती है, लेकिन जब परिपक्व हो जाएगा तब तक ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया कि अतः परिपक्व परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित होती है। जो परागकोश परिपक्व होता है तब तक ये मध्य परत नष्ट हो जाती है, ठीक है। यह भी प्रकृति में सुरक्षात्मक होती है। जो ये परत होती है वो क्या करती है, प्रकृति में सुरक्षात्मक होती है। ये क्या होता है बताते हैं आपको। मैंने आपको बताया था कि जो टेपिटम होता है वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं कि टेपिटम होता क्या है। लास्ट पॉइंट ये हमारा टेपिटम ही है, और यहाँ पर मैंने IMP लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, ये टेपिटम है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से बारीकी से चलो समझ लेते हैं। तो देखते हैं, लघु बीजाणु धान्य की सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत को टेपिटम कहते हैं। जो ये परत होती है लघु बीजाणु धान्य की सबसे अंदर की और सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है। तो टेपिटम की कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी, घनाकार, सघन जीवद्रव्य युक्त और बड़े केंद्रक युक्त एकल परत के रूप में होती है, जो बीजाणु जनन, ठीक है, ऊतक को चारों ओर से घेरे होती है, ठीक है। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है साइज में, इनकी साइज क्या होती है, और जो कोशिकाएं होती है उनसे बड़ी होती है, और ये घनाकार होती है। घनाकार मतलब सघन होती है और सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। इनमें जीवद्रव्य कैसे पाया जाता है, सघन पाया जाता है। सघन मतलब पास पास इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। और बड़े केंद्रक युक्त एकल परत के रूप में स्थित होती है। इसका केंद्रक कैसा होता है, बड़ा होता है, और ये एकल परत के रूप में, मतलब इसकी परत कैसी होती है, सिंगल लेयर में होती है, जो बीजाणु ऊतक को चारों ओर से घेरे रहती है। जो बीजाणु जन ऊतक होते हैं उनको ये टेपिटम की परत क्या करती है, चारों ओर से घेर कर रखती है। तो आगे देखते हैं, टेपिटम की कोशिकाएं आरंभ में द्विगुणित और बाद में अंतर समसूत्री विभाजन तथा मुक्त केंद्रक विभाजन द्वारा अगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो स्टार्ट होता है, जब टेपिटम बनता है तब तो क्या होती है, ये द्विगुणित होती है, और बाद में अंतर समसूत्री विभाजन द्वारा ये मुक्त केंद्र की विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती है। पहले तो होती है द्विगुणित और फिर बाद में क्या करती है, विभाजन द्वारा कैसी हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है या फिर बहुकेंद्रकीय हो जाती है। पहले तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कोशिकाएं एक केंद्रकीय होती हैं और वो केंद्र कैसा होता है, बड़ा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे विभाजन करके यह बहुगुणित हो जाती है और केंद्रक बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुकेंद्रकीय बताया गया है। तो आगे देखते हैं कि यह भी अल्पजीवी होती है। अब भैया एक प्रॉब्लम हो गई, यह भी अल्पजीवी होती है। वहाँ पर हमारा क्या था, इसने अवशोषित किया था, उसको अल्पजीवी कर दिया, अभी खुद भी अल्पजीवी होती है। तो इसके बाद में क्या होगा, देखिए यह भी अल्पजीवी होती है और परिपक्व परागकोश में विलुप्त हो जाती है। ये भी थोड़े समय के लिए जीवित होती है और परिपक्व परागकोश होता है, परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो ये भी उसमें से नष्ट हो जाती है। तो देखिए, टेपिटम मध्यस्तर से भोजन अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं एवं लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। जो टेपिटम की मध्य स्तर, टेपिटम क्या करता है, मध्य स्तर से भोजन अवशोषित करके, अभी मैंने बताया था टेपिटम ने मध्य स्तर के भोजन को अवशोषित करके उसको तो नष्ट कर दिया, ठीक है, और उससे अवशोषित करके ये क्या करता है, मातृ बीजाणु कोशिकाओं और लघु बीजाणु कोशिकाओं को देता है। क्या करता है, मध्य स्तर से भोजन लिया
और बीजाणु मात्र कोशिकाओं को दे देता है और लघु बीजाणुओं को दे देता है, ठीक है। उनका भरण पोषण करता है, मतलब मध्य परत से छीन के इन दोनों को बांट देता है। किस चीज़ को? बीजाणु मात्र कोशिका को और लघु बीजाणुओं को बांट देता है। अब भैया हमने देख लिया कि टेपिटम ने क्या क्या हालत कर दी, बेचारे मध्य स्तर उसको नष्ट करने में इसका ही हाथ था। तो चलिए इसके बारे में अब देखते हैं कि ये मतलब मेनली क्या काम करता है, इसके लफड़े क्या हैं, इसमें क्या काम है इसका। जो टेपिटम है वो क्या काम करता है परागकोश में, तो इसके कार्य भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ही पूरा, टेपिटम या पोषूतक। पोषूतक क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये पोषण प्रदान करता है, खुद नहीं बनाता है, मध्य स्तर से लेके और उनको बांट देता है। लेकिन मध्य स्तर से लिया और उनको बांट दिया, लेकिन है तो यही। जैसे क्या करते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है वो चोरी करता है, चोरी करके उस पैसे को गरीबों में बांट देता है, लेकिन गरीब तो यही सोचेंगे कि ये पैसा उस व्यक्ति का है, उसको क्या पता उससे चोरी किया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसा तो वो उसी का समझेंगे, जो चोरी करेगा, जो बांटेगा उसका ही समझेंगे। इसलिए यहाँ पर ये तो समझते हैं कि पोषण ये दे रहा है, लेकिन इसका तो कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है। ये तो उनसे मध्य स्तर से लेता है और इन दोनों को बांट देता है, ठीक है। और क्या काम करता है चलिए देखते हैं। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। जब परागकण होते हैं वो विकासशील होते हैं, मतलब पूरी तरीके से बने नहीं है भैया, अभी बन रहे हैं, बनने की प्रोसेस चल रही है। तो उस वक्त उनको भोजन या फिर उनको जो चाहिए, मेन भोजन चाहिए, वो कहाँ से ले भैया? तो ये टेपिटम ही उनको भोजन देता है कि भैया लो भोजन करो और जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ, विकसित हो जाओ, ठीक है। ठीक है भैया, ये लघु बीजाणुओं को भोजन प्रदान करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। टेपिटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम एवं वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। मतलब टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो कैलेज एंजाइम और वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो ही क्या करती हैं, इसको किसको? विकासशील परागकण को वृद्धि हार्मोन देती है। भैया उसको क्या करते हैं, वृद्धि हार्मोन भी लेके दे देती है कि भैया आप क्या करो, ये वृद्धि हार्मोन रखो और क्या करो, जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ, विकासशील हो जाओ। खाना पानी भी देती है, वृद्धि हार्मोन भी देती है और एक कैलेज एंजाइम भी देती है। वृद्धि हार्मोन कौन सा? TAA, इसका स्त्रवण कराती है। स्त्रवण करा तो उसको ही मिला, किसको? जो परागकणों को मिला। और परागकण अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, उनका पोषण करने का कार्य कौन कर रहा है? टेपिटम। तो मेन लफड़ा हुआ क्या यहाँ पर? अब देखो मेन बात थी क्या, इसका निचोड़ क्या था कि टेपिटम ने इनका भरण पोषण किया, किनका? परागकणों का। परागकण छोटे थे तो इनको बेचारों को भोजन लिया कहीं से, किसे? मध्य स्तर से भोजन लेकर और इनको बांट दिया, जिससे और इनको वृद्धि हार्मोन भी दिया, किनको? परागकणों को। और इनको जब वृद्धि हार्मोन मिला, भोजन मिला, तो ये बड़े हो गए, विकसित हो गए। और अगर टेपिटम नहीं होगा पादप में तो क्या परागकण बन पाएंगे? क्या पॉसिबल है? क्या कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। परागकण को बनाने का मेन काम कौन करता है? टेपिटम ही करता है। इसीलिए जो टेपिटम होता है उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये सबका दाता होता है, भरण पोषण करने का काम करता है, इसलिए इसको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं। यह भोजन के संग्रहण व स्थानांतरण में सहायक होती है। भोजन को इकट्ठा करता है और पहुंचाने का काम करता है, बांटने का काम करता है, यहाँ से वहाँ पहुंचाता है। कौन? टेपिटम, ठीक है। यहाँ पर आगे अगला पॉइंट है हमारा का स्पोरोपोलेनिन के निर्माण हेतु यूबीस कणों का स्त्रवण करती है, जो परागकणों की ब्रांचोल के निर्माण में सहायक होते हैं। जो स्पोरोपोलेनिन जो कण होते हैं उनका निर्माण करती है, कौन? टेपिटम, ठीक है। यूबीस कणों का भी स्त्रवण करती है, स्पोरोपोलेनिन कणों का और यूबीस कणों का स्त्रवण करती है, जो क्या करते हैं? जो परागकणों की ब्रांचोल के निर्माण में सहायक होते हैं। स्पोरोपोलेनिन और यूबीस कण ये दोनों क्या करते हैं? परागकणों को बाहर से बनाते हैं। ब्रांचोल मतलब बाहरी परत बनाते हैं। परागकणों की जो सबसे बाहरी परत होती है ना, वो इन दोनों के द्वारा ही बनाई जाती है। और इनको बनाने का काम कौन करता है? टेपिटम करता है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, उनको खाना पानी तो दे दिया, हाँ खाना पानी दे दिया, वृद्धि करने के लिए हार्मोन वगैरह भी दे दिया, अब उनके कपड़े अपड़े का इंतजाम भी कर दिया। कपड़े अपड़े का मतलब ब्रांचोल, जो उनको बाहर से ढकने का काम करेगा, उसका निर्माण भी कर दिया। इसका मतलब जो ये पोषूतक या फिर टेपिटम है, इसने तो भैया जो परागकणों का सारा काम किया है, इसने ही पूरा भरण पोषण किया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? पोषूतक, ठीक है। पोषूतक मतलब पोषु मतलब पोषण करने वाला, उतक मतलब उतक, ऐसा उतक जो पोषण करता है,
ठीक है। इसने किसका पोषण किया? परागकणों का पोषण किया, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई, ठीक है। टेपिटम द्वारा पोलेन की तत्वों का निर्माण किया जाता है। जो टेपिटम होता है उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? पोलेन कीट तत्वों का, ठीक है, पोलेन कीट तत्वों का निर्माण किया जाता है। तो टेपिटम क्या करता है? पोलेन कीट तत्वों का निर्माण करता है। अब देखते हैं भैया पोलेन कीट क्या होते हैं, पोलेन कीट तत्व क्या होते हैं। अरे भैया यहाँ पर परागकण तो बन गए, अब परागकणों को दूसरे पादप पर भेजना पड़ेगा निषेचन करने के लिए, और निषेचन करने के लिए जो जीवों को आकर्षित करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए इनको क्या बनाता है? पोलेन कीट बनाता है। जो क्या करते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आकर्षित करते हैं, जिससे परागकण जो परागण होगा वो आसानी से हो सके। इसका मतलब इसने टेपिटम ने तो जो पुष्प है हमारे उनमें बहुत ज़्यादा रोल निभाया है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इसको आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा आपने, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है हमारा बीजाणुजन उतक। सेकंड कौन सा है? बीजाणुजन उतक, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं बीजाणुजन उतक क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित संजातीय सेल्स के संगनित समूह को बीजाणुजन उतक कहते हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके केंद्र में एक संजातीय सेल्स होती है। संजातीय मतलब एक ही जाति की या फिर जानी पहचानी जाति की ही होती है। सेल मतलब कोशिका होती है जो संगनित समूह के बीजाणुजन उतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीजाणुजन उतक कहते हैं। संगनित समूह को बीजाणुजन उतक कहते हैं। इसके लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित संजातीय सेल, मतलब जो केंद्र में स्थित संजातीय सेल्स होगी, संजातीय सेल्स है, उसको ही क्या कहेंगे? बीजाणुजन उतक कहेंगे, ठीक है। इस बीजाणुजन उतक को प्रत्येक कोशिका संघनन, ठीक है, जो बीजाणुजन उतक है उसको प्रत्येक कोशिका क्या करेगी? संघनन और जीव द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। जो क्या करती है? जो जीव द्रव्य होता है और स्पष्ट केंद्रक युक्त, स्पष्ट केंद्रक युक्त का मतलब स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि उसमें केंद्रक है कि नहीं है, जिसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक मतलब पहली, बीजाणुजन मतलब जो बीजाणु बनाती हैं वो कोशिका, ठीक है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं विकसित होकर द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती है। प्राथमिक होती है वो तो नई नहीं होती है, वो क्या करती है? विकसित होती है और विकसित होकर द्विगुणित हो जाती है, बाद में बड़ी हो गई और द्विगुणित हो गई, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती है। फिर बाद में ये किस में बदल जाती है? बाद में जब बड़ी हो जाती है तो इनको क्या बना दिया जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। जैसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, जैसे कोई बच्ची छोटी होती है और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसमें गुणों का विकास भी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? विकसित हो गई, तो यहाँ पर द्विगुणित हो गई, मतलब इसके गुण बढ़ गए हैं। गुण बढ़ गए तो इसका नाम भी चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए प्राथमिक बीजाणुजन, और यहाँ पर जब ये बड़ी हो गई, विकसित हो गई, इसके गुण बदल गए, द्विगुणित हो गई। पहले कम गुण थे, अब गुण बढ़ गए, तो इसको क्या बोल दिया? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल दिया। जैसे लड़की छोटी होती है तो उसको चुन्नू मुन्नू कुछ भी नाम से बुला लेते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, उसके गण विकसित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको उसके नाम से जो मेन नाम होता है उससे से बुलाने लग जाते हैं। जैसे गुणों का विकास होगा तो क्या करेंगे? उसको अच्छे नाम से, उसके प्यारे नाम से बुला लिया जाता है। छोटी होती है तब तो, लेकिन बड़ी होते ही उसमें गुण विकसित होते ही उसको क्या किया जाता है? उसके जो मेन नाम होता है उसको वही से पुकारा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो अब लास्ट फंडा है क्या हमारा? जो ये लघु बीजाणुधानी, परागकोश, परागकण, ये पढ़ते जा रहे हैं। अब आगे जो मेन पार्ट है वो क्या है? यहाँ पर लघु बीजाणुजनन है मेन पार्ट हमारा, ठीक है। जो लघु बीजाणुजनन होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको ज़रूर से समझना है, अच्छी तरीके से पेशेंस बनाकर देखना है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम में 4-5 नंबर का मैटर भी छूट सकता है। तो इसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि अपन को नंबर लेके आने हैं अच्छे पूरे, तो इसको अपन अपने जो जीवन से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि लघु बीजाणुजन क्या होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजन कहते हैं, ठीक है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं
जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, जैसे छोटा होता है लघु बीजाणु की मात्र कोशिका मतलब छोटी कोशिकाएं होती हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो मात्र कोशिकाएं होती है मतलब मदर सेल्स होते हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे उनका जनन होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से नए लघु बीजाणुओं का जनन होगा या फिर उनका निर्माण होगा, तो उसे ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन का मतलब होता है निर्माण होना, लघु बीजाणु मतलब लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। और उनका निर्माण किससे होगा? जो लघु बीजाणु की मात्र कोशिकाएं, उनकी मदर सेल्स, उनकी माता जी। ओके। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी में होती है। लघु बीजाणु धानी क्या होती है? ठीक है, जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? लघु बीजाणु धानी या फिर पराग कोश में होती है। पराग कोश के अंदर ही क्या होता है? लघु बीजाणु जनन होता है। ठीक है, तो डायग्राम के द्वारा अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। पहले इसके सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है प्रत्येक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से मतलब एक मात्र कोशिका से कितनी बनती है? 4 बनती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी बनती है? 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक मतलब एक द्विगुणित से 4 अगुणित बनती हैं। ठीक है, 1 से 4 का निर्माण होता है किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण तक होने वाला अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। जो ये विभाजन होता है मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो कितने चरणों में विभाजित होता है? 2 चरणों में संपन्न होता है। अब कौन कौन से चरण? देखिए, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड 2 चरणों में होता है संपन्न। अब दोनों चरणों को हम डिटेल से अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक न्यूनकारी विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो न्यूनकारी विभाजन होता है। न्यूनकारी मतलब छोटा होता है या कम होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध मतलब आधा, जो इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। न्यूनकारी मतलब कम हो जाना। तो यहाँ पर क्या होता है? विभाजन होने के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अर्धसूत्री है, सूत्रों की संख्या आधी हो गई, इसलिए अर्धसूत्री। जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसके फलस्वरूप निर्मित लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में तो क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में तो आधी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में समान ही रहते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप निर्मित लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोज भित्ति के द्वारा आपस में, ठीक है, लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोज भित्ति के द्वारा आपस में 4 सेल्स के समूह में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु के समय क्या होते हैं? कैलोज भित्ति है वो क्या करती है? आपस में 4 सेल्स के रूप में व्यवस्थित होती है, 4 कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो 4 समूह के रूप में व्यवस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब आगे देखेंगे लघु बीजाणु चतुष्क क्या होता है। देखिए, जब परागकोश परिपक्व होकर स्फुटित होता है, परागकोश बना, परिपक्व हुआ और जब वो स्फुटित होता है तो टेपिटम द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम लघु बीजाणु चतुष्क की कैलोज भित्ति को गला देता है। जब वो स्फुटित होता है तो टेपिटम द्वारा स्त्रावित कैलोज एंजाइम, ठीक है, मैंने बताया था कि टेपिटम क्या करता है? वृद्धि हार्मोन और कैलोज एंजाइम का भी स्त्रवण करता है। वो क्या करता है? वो कैलोज एंजाइम क्या करता है कि लघु बीजाणु चतुष्क की कैलोज भित्तियों को गला देता है। कैलोज एंजाइम, ठीक, कैलेज एंजाइम कैलोज भित्तियों को गला देता है, जिससे क्या होता है कि चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक होकर गोलाकार संरचनाओं में बदल जाते हैं। जो क्या करती है? जो चारों एक समूह बनाती है वो क्या करती है? कैलेज एंजाइम की सहायता से टूटती है और चारों क्या करती है? अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और परिपक्व होकर परागकण के रूप में बदल जाती है। ठीक है, क्या करेंगे? कैलेज एंजाइम उन चारों के समूह को तोड़ता है और सबको अलग अलग कर देता है, और वो क्या करती है? परिपक्व होकर चारों अलग अलग हो जाती हैं, चारों अलग अलग परागकण बन जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु एवं परागकण बनते हैं, जो परागकोश
प्रस्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार जो लघु बीजाणु धानी के अंदर है वो कई हजार लघु बीजाणु एवं परागकण बनते हैं, बहुत सारे परागकण बनते हैं जो क्या करते हैं, परागकोण स्फुटन के साथ मुक्त हो जाते हैं। जब परागकोश का स्फुटन होता है तब वो परागकण मुक्त हो जाते हैं और किसी और जो पादप होता है उसके अंडाशय पर जाकर निषेचन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पोलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। अब आपने देख लिया कि परागकण कैसे बनते हैं परागकोश में पूरा। तो अब ये डायग्राम से आपको बताते हैं, जो ये थ्योरी पढ़ी है इसको रिवाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में डायग्राम के द्वारा। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम आपके सामने आ चुका है और डायग्राम में हम सब कुछ जो भी हमने अभी पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये परागकोश है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, परागकोश। ठीक है, और इस परागकोश के अंदर मैंने बताया था कि लघु बीजाणु धानियाँ होती है। और ये देखिए, ये क्या है, लघु बीजाणु धानियाँ। एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। ठीक है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं भी होती हैं। यहाँ पर जो लघु बीजाणु धानी होती है इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके सेकंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जो क्या है, न्यूनकारी है। न्यूनकारी मतलब इसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब मैंने बताया था कि आधी हो जाती हैं कोशिकाएं, आधी हो जाती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। 2n होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, 2n। तो एक n इधर हो गया, एक n इधर हो गया। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट समाप्त हो गया। इसके बाद में आ गया हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। इसके जो विभाजन से क्या होगा, यहाँ पर कैलोज भित्ति है। ये मैंने बोला था कि आपको ये सब क्या करती है, जो एक साथ जुड़कर 4 रूप में विभाजित हो जाती हैं और एक साथ जुड़ी हुई होती है। किससे, कैलोज भित्ति से जुड़ी हुई होती है। अब मैंने बताया था कि कैलोज भित्ति से जुड़ी हुई होती हैं चारों की चारों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कैलोज एंजाइम आएगा। जो कैलोज एंजाइम आकर इनकी भित्तियों को गलाएगा और इनको चारों को अलग अलग कर देगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डाला हमने कैलोज एंजाइम, ये कैलोज एंजाइम के बाद में चारों के चारों अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने के बाद क्या करती हैं, बाहर आ जाती हैं। इसको क्या कहें, लघु बीजाणु। ठीक है, ये परिपक्व होकर क्या करेंगे, परागकण बनाएंगे। ये क्या होंगे, परिपक्व हो जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये क्या बन गया, ये हमारे बन गए परागकण। लघु बीजाणु धानी किसमें बदल जाती है, धीरे धीरे परागकण में परिपक्व होकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हमने ये तो देख लिया कि परागकण कैसे बनते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं हमारे, उनको भी साथ में क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मानव में परागकण के दुष्प्रभाव। जो परागकण होते हैं वो मानव में किस प्रकार से दुष्प्रभाव दिखाते हैं अपने और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो वो देखते हैं हम कि अनेक पादप प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय विहना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादप की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो गंभीर एलर्जियां बनाती हैं। ये श्वसन से संबंधित कुछ एलर्जियां उत्पन्न करती हैं मानव में। ठीक है, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार जैसे दमा और श्वसनीय शोथ के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या करते हैं, उनके परागकण क्या करते हैं, लोगों में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, दमे की बीमारियां और श्वसनीय शोथ, मतलब श्वसन लेने में प्रॉब्लम्स होने वाली बीमारियां भी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जैसे भारत में आयत गेहूं के साथ पार्थेनियम या फिर इसे क्या कहते हैं, गाजर घास के परागकण मानव में एलर्जी कारक होते हैं। जो भारत में आयातित मतलब जो भारत में लाया गया था, ठीक है, क्या लाया गया था, पार्थेनियम। ठीक है, गेहूं के साथ में आया था एक पादप जिसका नाम था पार्थेनियम। ठीक है, गेहूं का आयात किया था, लेकिन उसके साथ में जो भी अशुद्धियाँ होती है, फिर कोई खरपतवार वाले पादप होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो आ गए। और वो क्या थे, गाजर घास। जो उसके परागकण क्या करते थे, वो परागकण क्या होते हैं, वो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि किसान जब गेहूं बाता है, ठीक है, और गेहूं के साथ में वो पार्थेनियम उग गया। ठीक है, पार्थेनियम उग के वो विकसित हुआ, उसके परागकण विकसित हुए और वो परागकण क्या हो गए, मानव के जो नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा अंदर चले गए, तो क्या करेंगे, एलर्जी उत्पन्न कर देंगे और श्वसनीय शोथ कर देंगे, मतलब श्वसन लेने में दिक्कत होने वाली बीमारियां भी उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मानव में परागकण के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। ओके।
अब आपने सुना ही होगा कि किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। यहाँ पर हमने नुकसान पढ़ लिए कि परागकण के क्या क्या नुकसान है, लेकिन अब देखते हैं कि परागकण के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परागकणों के लाभ, परागकणों के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, परागकण पोषकों से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, परागकण होते हैं वो पोषणों से परिपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके परागकण उत्पादों का प्रयोग आहार संपूरकों, आहार गोलियों एवं खीस के रूप में किया जाता है। जो ये परागकण होते हैं ये पोषक प्रदान करते हैं। ठीक है, इनमें पोषण होता है। ठीक है, तो इनको किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इनको आहार के रूप में, संपूरकों के रूप में, ठीक है, गोलियों के रूप में, देखिए जो सीख इसके रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आहार के रूप में, खाने के रूप में, गोलियों में भी काम में लिया जाता है, पोषण के रूप में काम में लिया जाता है। और आगे देखते हैं कि पराग उत्पाद लेने से खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो पराग उत्पाद मतलब परागकण होते हैं, उत्पन्न परागकण, उनको लेने से जो खिलाड़ी होते हैं और जो धावक होते हैं, अश्व धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, जो घोड़े दौड़ाने वाले होते हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वो क्या करते हैं? परागकणों का सेवन करते हैं, जिससे क्या करते हैं? उनकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। एनर्जी लेवल क्या होता है? उनका बढ़ जाता है, जिससे वो तेज़ दौड़ पाते हैं, खिलाड़ी ज़्यादा खेल पाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि परागकणों में असंतृप्त वसा उपस्थित होने से ये पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रहते हैं। जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त वसा होती है इनमें। ठीक है, उसकी वजह से क्या करते हैं? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। जो पराबैंगनी किरणें होते हैं, ठीक है, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है किसकी? त्वचा की। इस गुण के कारण इसमें पराग उत्पादों का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों, क्रीमों और इमल्सनों आदि में त्वचा को मुलायम एवं सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो क्या करता है ये परागकण? क्या करते हैं? जो पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा करते हैं। तो इस कारण से जो इसको क्या किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो कि क्रीम और जो मुलायम रखने वाली जो होती हैं क्रीम वगैरह, फेशियल एसिड, ब्लीच, इनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कारण से इसको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में नॉलेज आपको बहुत अच्छी मिल रही होगी, उम्मीद करता हूँ, और वीडियो आपको अच्छी भी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और पूरा कोर्स आपको डिटेल में समझाता रहूँगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, अपने स्टूडेंट्स जो क्लास में पढ़ते हैं उनको भी ज़रूर से शेयर करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, जिससे आने वाली और वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहेगी। परागकणों की जीवन क्षमता हमने पढ़ लिया कि परागकण कैसे होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, मानव के लिए किस प्रकार से होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, नुकसान वाले होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। कि अब परागकणों की जीवन क्षमता कितने दिनों तक ये रह सकते हैं। ठीक है, परागकण एक बार बन गए तो फिर ये कितने दिन तो खराब नहीं होंगे, कैसे कार्य करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो परागकोश से मुक्त होने के बाद परागकण में जितने समय तक अंकुरित होने की क्षमता बनी रहती है, तो इस समय अवधि को परागकणों की जीवन क्षमता कहते हैं। परागकण से निकलेंगे, ठीक है, पराग कोश से बाहर निकले परागकण, और उसके बाद में कितने दिनों तक वो कार्य करेंगे, ठीक है, कितने दिनों तक अच्छे बने रहेंगे, उसकी समय अवधि को क्या कहेंगे? परागकणों की जीवन क्षमता कहते हैं। इस समय अवधि में परागकण सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। जो ये समय अवधि है, जो समय होगा उसमें ये क्या करते हैं? क्रियाशील रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं और संपर्क में आने पर क्रिया कर लेते हैं। जो पूरा जीवन होता है उसके बारे में बताया है यहाँ पर। जैसे धान एवं गेहूं के परागकणों की जीवन क्षमता मात्र 30 मिनट तक होती है। जैसे जो धान होती है, धान मतलब चावल और गेहूं, जो इनके परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता सिर्फ मात्र कितनी होती है? 30 मिनट तक होती है। परागकोश से निकलने के बाद 30 मिनट तक अगर ये कहीं पर जाकर परागण कर लिया तो ये काम आ जाएंगे, वरना ये नष्ट हो जाएंगे। जबकि रोजेसिया, गुलाबवत, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि कुलों के सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता महीने तक बनी रहती है। जो ये होते हैं लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी कुल होते हैं, जो इनके परागकण होते हैं, इनकी जीवन क्षमता कितने दिनों तक होती है? इनकी जीवन क्षमता महीनों तक होती है, मतलब कई महीनों तक ये क्या होते हैं? परागण करने में सक्षम होते हैं। और जो गेहूँ और धान होते हैं इनके केवल 30 मिनट होती है, मतलब अलग अलग कुल की अलग अलग क्षमता होती है परागकणों की। ठीक है, परागकणों की जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता तापमान, आर्द्रता और आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करती है।
जो क्या कारण है कि कितने दिनों तक ये काम करेगा, कितने दिनों तक नहीं करेगा, ये किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये करता है परागकणों की जीवन क्षमता अंकुरण क्षमता पर, तापमान पर, आर्द्रता पर और आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है कि कितने दिनों तक रहेगा और कितने दिनों तक नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम पराग बैंक क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर उत्तम फसल प्रजनन कार्यक्रम हेतु विभिन्न किस्मों के परागकणों को क्रोयोप्रिजवेंस, ठीक है, क्रोयोप्रिजवेंस द्वारा द्रव नाइट्रोजन जिसका तापमान कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस गैस में कई वर्षों तक संरक्षित रखा जाता है, तो उसे पराग बैंक कहते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमारे जीन बैंक होते हैं, ठीक है, और हमारे बैंक होते हैं जो सिंपल बैंक होते हैं, सिंपल बैंक में नोटों को रखा जाता है, जीन बैंक में जीन्स को रखा जाता है और पराग बैंक में परागकणों को रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? इनको क्या किया जाता है कि द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, जिससे वो कई वर्षों तक संरक्षित रहें, ठीक है, खराब नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? पराग बैंक कहते हैं। जहाँ पर इनको संरक्षित रखा जाता है वहाँ पर इनको पराग बैंक कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा स्त्रीकेसर अंडक की संरचना। अब स्त्रीकेसर की संरचना क्या होती है उसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप बाय बाय, टेक केयर।